जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं और जनता के विचार लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं अविनाश दुबे और आप देख रहे हैं जमावड़ा। लेकिन आज हम इस खास कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किए। 1 जुलाई को प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, कहा गया प्लास्टिक बैन। पर वर्तमान में क्या स्थिति है ग्राउंड पर प्लास्टिक बैन को लेकर, पहले ये वीडियो देखिए। व्यापारी संघ ने क्या कहा इस पूरे प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर, उनके भी जरा विचार सुन लीजिए। देखिए, प्लास्टिक बंद हो गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बैन कर दिया गया है। तो ग्राहक और आपके बीच में जो सामंजस्य था उसमें क्या समस्या आ रहा है? किस प्रकार से ग्राहक नाराज़ हो रहे हैं या फिर कोई दूसरा रास्ता जो है देखने को मिल रहा है? ग्राहक जो है नाराज़ तो हो रहे हैं और प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन एक हिसाब से बहुत अच्छा है कि प्लास्टिक बंद हो रहा है। लेकिन उसका ऑप्शन है कोई डबल लेयर का जो प्लास्टिक आएगा वो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम व्यापारी लोग जो है कागज़ को जो ठोंगा होता है जो है उसको चला रहे हैं। प्लास्टिक बंद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परेशानी हो रही है। उसके ऑप्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं अभी आप? प्लास्टिक का ये देखिए, जो प्लास्टिक का जो ठोंगा है इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन डबल लेयर का अगर जिस दिन प्लास्टिक आ गया या आ गया होगा जो भी है, उसके बाद वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन प्लास्टिक का बंद होना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी हमको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। प्लास्टिक जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। ग्राहकों और आपके बीच में क्या संबंध में कोई समस्या आ रही है कुछ प्रकार की? इसमें अभी तो समस्या प्लास्टिक में थोड़ा सा बंद होने से अभी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम लोग कागज़ यूज़ कर रहे हैं अभी। अच्छा, कागज़ से ही काम चला रहे हैं। कागज़ का यूज़ करें? कब से कर रहे हैं कागज़ का? अभी कागज़ 1 तारीख से चालू किया है, उसके पहले तो बिजली चला रखा है। हाँ, तो उसको बंद कर दिया, कागज़ ही यूज़ किया। ठीक। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में खास विषय पर बातचीत करने के लिए पर्यावरण सेविका, पर्यावरण संयोजक या यूं कहें कि पर्यावरण संरक्षक लक्ष्मी शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज प्लस 21 में। आपको मेरा नमस्कार। आज इस खास विषय पर हम वार्ता करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले बताइए, आप कितने वर्षों से प्लास्टिक बैन को लेकर, प्लास्टिक किस प्रकार से यूज होना चाहिए, कौन सी प्लास्टिक का यूज होना चाहिए, कितने वर्षों से प्रदेश भर में संघर्ष कर रही हैं इसको लेकर? जी। करीब मुझे 5-6 साल हो गए हैं कि हम ये बताते रहे। अभी जैसे हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। जैसे बाजार से हम सब्जी लेकर के गए, हम उस प्लास्टिक को हमने उसको फेंक दिया। अगर उस प्लास्टिक को हम संभाल के रखेंगे, जब दोबारा हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं या कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वो प्लास्टिक हमारे साथ रहना चाहिए, तो वो रीयूज हो जाएगा। ये उसी प्लास्टिक को हम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब हालांकि ये रिसाइकल तो नहीं होता है, और लेकिन हम इसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या किया, सामान खरीदा, सामान इस्तेमाल किया, फेंक दिया। बाजार से दोबारा गए, फिर हमने कुछ खरीदा, हम थैला लेकर के नहीं गए, हमने फिर प्लास्टिक में सामान लेके आए, फिर हमने वो प्लास्टिक फेंक दिया। ऐसे पता नहीं कितना 1000 करोड़ टन तो कचरा इकट्ठा हो गया। उसकी जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। क्या लगता है प्लास्टिक को लेकर के जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है, क्या यह सही उपाय है? क्या कुछ लोगों के रोजगार भी इससे गए हैं? कितना सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है प्लास्टिक बैन करने के बाद? जी। प्लास्टिक को हमारे यहाँ बहुत पहले से ही बैन किया जा चुका था, लेकिन ये प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आया। जब चीजें बहुत पहले ही बैन करी जा चुकी थी, तो एक तो उसका प्रोडक्शन उसी समय रुक जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ निरंतर चालू रहा। सिंगल प्लास्टिक बैन ये एक बड़ा विषय रहा है और बात ये भी अब सामने आ रही, लगातार सुर्खियों में है प्लास्टिक बैन, और 127 देश इस पर कानून बना रहे हैं। जी बिल्कुल बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, सफलता की राह पर है क्या प्लास्टिक बैन करके? इसकी जगह कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इससे रोजगार भी बचा रहे और प्लास्टिक की जगह कुछ दूसरा उपाय हो प्रतिबंध करने की बजाय? जी, प्रतिक्रिया दीजिए। प्लास्टिक को प्रतिबंधित एक बार में नहीं किया गया, स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को प्रतिबंध किया गया था।
मतलब आज जैसे 1 जुलाई को बैन करने से पहले शासन ने आदेश दिया था कि आप इन सब चीजों का पालन करो। पहले प्लास्टिक चलता था, फिर उसको 51 माइक्रोन किया, 50 माइक्रोन किया, अभी उसको जैसे 75 माइक्रोन कर देते। वो इसलिए किया था कि उसका इस्तेमाल कम होएगा और प्लास्टिक की मोटाई बढ़ जाएगी। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। बाकी वैसे नहीं चल रहा था, जैसे जो बहुत पहले से जो चलते आ रहा था वही लापरवाही बरती गई है और उसका खामियाजा आज हमारा पर्यावरण भुगत रहा है। तो क्या होने चाहिए? जो प्रतिबंध अगर हम कर रहे हैं उसकी जगह नहीं प्रतिबंधित यदि करते हैं तो क्या कुछ उपाय हैं? नहीं, विकल्प है ना। क्या कुछ विकल्प है? जी, हम विकल्प पे तो बात ही नहीं करते। हमने कब बात करी कि हमको विकल्प दिया जाए? मतलब एक जैसे कोई भी चीज को आप प्रतिबंध करते हैं तो पहले आपको उसका विकल्प ला के रखना पड़ेगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। तो आदमी को भी आदत हो जाती है, पब्लिक को भी आदत हो जाएगी, दुकानदार को भी आदत हो जाएगी, लेकिन हमने विकल्प किसी को बताया ही नहीं है। आदेश आया था हमारे यहाँ सितंबर में, 2021 में आदेश आ गया था, फिर फरवरी में भी आया कि आप दुकानदार को, शॉपकीपर को विकल्प बताएं, मैन्युफैक्चरर्स को भी विकल्प बताना था कि क्या करना था, लेकिन हमारे शासन ने ही कोई जानकारी दी नहीं। यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भी हमारे 3.5 साल से आज भी अपलोड नहीं किया गया। अब किस वजह से अपलोड नहीं किया गया समझ में नहीं आता। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण में आप लगातार 5-6 वर्षों से कार्यरत हैं। क्या कुछ 2 विकल्प हों जिससे प्रतिबंध की जगह रोजगार भी बच जाए और कुछ नए उपाय, नए आयाम तय किए जा सके प्लास्टिक को लेकर? 2 कोई ऐसे विकल्प बताइए जिससे पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके और जो लोग रोजगार करते, क्योंकि कंपनियां बंद हो जाएंगी, रोजगार का साधन नहीं रहेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो दोनों से कैसे बचा जा सके प्रतिबंध? ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है दोना पत्तल वगैरह, जो चीजें जो बहुत पहले से हम इस्तेमाल करते आ रहे थे, वो विकल्प है। ठीक है। अच्छा, ईपीआर को लेकर के बड़ा सवाल अक्सर उठता रहता है और कई बार हमने डेटा जब इसका निकाला तो ये भी पता चला कि 10-12 ही संस्थाएं पूरे प्रदेश भर में ऐसी हैं जो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, उसके बाद सब अवैध रूप से। क्या कुछ है ईपीआर, जरा डिटेल में समझाने का प्रयास कीजिए। ईपीआर ये होता है कि आपने क्या बनाया, आपने कितना दाना खरीदा और आपने उसको किसको बेचा। आपको वो उस पे ईपीआर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको वो सारी डिटेल देनी होगी। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर है अभी तक उनका उसमें भी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे? क्योंकि आपको उसमें जाने से पहले आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जहाँ तक मेरे पास जानकारी आई है, कुछ 10-1 लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, इस पर्यावरण भवन में। लेकिन वो सारे के सारे, ये नहीं है कि वो सिर्फ प्लास्टिक ही बनाते, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनती है, चेयर बनती है, पाइप बनते हैं, ड्रम बनते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर आज जो दुहाई दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो उनको खुद को, अपने मजदूरों का और अपने उनके खुद के जो भाई, उनका ध्यान उनको खुद को रखना था। तो आज जो लापरवाही बरती गई है और जो उनकी जब बोलते हैं कि प्लास्टिक के प्लांट बंद है, तो भाई कौन से प्लांट बंद है? पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्लांट चालू कौन से थे और वो प्लांट बंद है तो क्यों बंद है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी रहता है, नैतिकता का जब बात होती है तो हम खूब ज्ञान देते हैं, बच्चों को कहते हैं घर में झाड़ू लगाना चाहिए, सही जगह पर सामानों को रखना चाहिए। जब बात प्लास्टिक की आती है तो क्या बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, परिवार वालों को ज्ञान देना चाहिए, या उससे पहले मैन्युफैक्चरर को ज्ञान देना चाहिए? प्लास्टिक का ज्ञान सबसे पहले किस? जैसे मैंने जहाँ तक कई बार सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि हमको घर के किचन से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो चीज गलत है। सबसे पहला ज्ञान मैन्युफैक्चरर का होता है। जैसे हम अपने घर में गंदगी करते, हमारे बच्चे गंदगी करते हैं तो हम उनको ज्ञान देते हैं कि गंदगी मत करो। वैसे ही जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है वो सबसे ज्यादा, ये जो गंदगी जो आज हमारे समाज में जो फैली हुई है, हमारे देश में जो फैली हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरर है। उनको यही नहीं पता है, मतलब हमको पता है कि हमने कचरा फैलाया तो हमको उठाना है, हमारे बच्चों को भी पता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन किसी ने कभी मैन्युफैक्चरर को बोला है कि आप ये सिंगल यूज प्लास्टिक बना रहे हो, जो बाजार में आप इसका तो इतना कचरा आपका इकट्ठा हो गया है, कि आपकी जवाबदेही बनती है किसी पर्यावरण के प्रति? आपकी क्या जवाबदेही? आपने बनाया, आपने बेच दिया, आपने बनाया, आपने बेच दिया, आपने क्या उसको रिसाइकल किया? क्यों नहीं किया?
अगर वो रिसाइकल होता तो ये परेशानी आज हमारे सामने आती ही नहीं। मतलब ये जो आज इतना भयानक स्थिति है प्लास्टिक को लेकर के, हमारे जमीन के अंदर तक प्लास्टिक, हमारे शरीर के अंदर तक प्लास्टिक, जहाँ देखो प्लास्टिक। जानवर के अंदर, आज हम गाय का दूध भी पीते हैं तो वो दूध आज हमको लगता नहीं है, क्योंकि वो पोषक तत्व हम पढ़ते थे कि गाय के दूध में सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन आज गाय के दूध में भी प्लास्टिक है, क्योंकि जो वो खाएगी वही तो हमको देगी ना। ऐसा हो गया है प्लास्टिक। तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर है। ठीक, यानी ज्ञान मैन्युफैक्चरर को पहले। जी, सिंपल सा जवाब इसका जी। ये था। अच्छा, एक बड़ा सवाल अक्सर हमने देखा है प्लास्टिक को लेकर के, हाँ जी, नॉन वुमेन, हाँ। ये शब्द अक्सर आता है। जी। किस तरह का प्लास्टिक है ये, कितना नुकसानदायक है ये, क्या है ये, जरा समझाने का प्रयास कीजिए हमारे दर्शकों को। नॉन वुमेन जी। आजकल हम पूरे बाजार में देखते इसको हैं, जहर भी कहें तो ठीक रहेगा। ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार आप जहर से बच सकते हैं, लेकिन आप इसके दुष्प्रभाव से नहीं बच सकते। जहर से भी खतरनाक। हाँ, जहर का तो आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इससे क्या जो कोई इलाज परेशानी नहीं? है, इससे कोई इलाज नहीं। क्या है मैम, जरा डिटेल में समझाइए इसको। नॉन वुमेन बहुत बारीक पॉलीमर के रेशे होते हैं, बहुत बारीक प्लास्टिक के रेशे होते हैं, जो जिनको मशीन की सहायता से चिपकाया जाता है, हीट करते हैं। प्लास्टिक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मशीन से चिपकता है, कपड़ा नहीं चिपकता है। उसको शेप बना के फिर उसका शेप काट के फिर उसको, आप जो तस्वीर में इस समय देख पा रहे हैं उसी वही नॉन वुमेन है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। तो ये एक तो रिसाइकल नहीं होता है। प्लास्टिक को हम रिसाइकल से डाल सकते हैं, लेकिन नॉन वुमेन एक ऐसा थैला है प्लास्टिक से बना हुआ, खतरनाक प्लास्टिक के रेशों से बना हुआ, जो रिसाइकल भी नहीं होता है। और अभी हमारे पंडरी के पूरे दुकान में, बाजार में, बड़े बड़े शोरूम में तो अधिकांश दुकानों में देखने को मिलता है। इसी कारण इस नाम की भी चर्चा खूब होती है। पोल्यूशन का सबसे बड़ा अगर हम दोषी बनाएंगे ना, मानते हैं, तो उन जो यूजर्स हैं, जो ब्रांड ओनर है, जो अपने दुकानों का नाम लगा के उसको बकायदा दुकान ग्राहक को देते हैं, तो वो जो ब्रांड ओनर है ना, इस प्रदूषण का भी कारण वो है। उनको पता है ये बैन है, नगर निगम को पता है ये बैन है, शासन को पता है ये बैन है, फिर भी बन रहा है। क्यों बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, मतलब, और उनके प्लांट भी रजिस्टर्ड है। प्लांट भी रजिस्टर्ड है। और कुछ एक दो प्लांट रजिस्टर्ड है, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन है, और उससे ज्यादा ब्रांड ओनर है, और उससे ज्यादा ब्रांड ओनर है जो पर्यावरण को इससे मतलब प्रभावित कर रहे हैं। नॉन वुमेन के इस पर क्या कुछ रिसर्च हुआ मैम, मतलब कितने लोग, क्या किसी को दिक्कत हुई है, बीमारी हुई है, क्या कुछ इस पर डेटा आप लोगों ने निकाला हुआ है? हम आज सोचते हैं कि बहुत पहले हम देखते थे कि हमारे घर में जब हम सुनते थे कि किसी को बहुत दूर में, अपने रिश्तेदार में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो बहुत बड़ा विषय होता था कि उस परिवार में बहुत दूर के रिश्तेदार को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन आज हार्ट पेशेंट हर घर में मिलता है, हर पड़ोस में मिलेगा, आपके पता नहीं कि जितने रिश्तेदार है सबके घर में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पड़ोसी में भी, हर एक घर के अंदर में हमको कैंसर पेशेंट मिलेगा, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल बना के। हमको पता है, डॉक्टर को पता है, अधिकारियों को पता है कि ये बीमारी आने वाली है। तो मेरे ख्याल से बीमारी का इलाज, मतलब हमको हॉस्पिटल बनाने से पहले वो बीमारी का कारण ढूंढना चाहिए। तो ये स्किन कैंसर है, डायरिया है, और कैंसर है, स्किन एलर्जी है, बालों का, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं यही नॉन वुमेन है, जिसका हमको बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। यूँ कहें कि जब ये जहर से भी खतरनाक है, तो इसका हमारे स्टेट में बैन है, हमारे देश में भी बैन है। इसका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। यदि आप वीडियो में देख रहे हो और ऐसे अगर बैग का आप यूज करते हैं तो आप बंद इसको कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि पर्यावरण संरक्षक लक्ष्मी जी ने बताया इसको। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, हम जब इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो राजपत्र पर हमने पढ़ा, उसमें बायोडिग्रेडेबल का उल्लेख किया गया था। क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, जरा समझाने का प्रयास कीजिए। बायोडिग्रेडेबल के लिए मतलब हमारे राजपत्र में बताया गया था कि आप जो आपके यहाँ
हमारे सभी स्टेट में ये आदेश गया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं और एमएसएमई में भी ऐसी मीटिंग बैठाई जाए, मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर को बुलाया जाए और उनको बायोडिग्रेडेबल कैसे बनता है, क्या बनता है, उसका जो तकनीकी ज्ञान है वो दिया जाए। और इस विषय में हमारे यहाँ हमारे एमएसएमई में सीपेट में भी मीटिंग गई थी, मैं भी उसमें गई थी और मैन्युफैक्चरर्स भी आए थे, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स आए थे, वहाँ पे भी एक बायोडिग्रेडेबल छत्तीसगढ़ का ऐसा कुछ संघ भी बनाया गया था। लेकिन वो चीज सिर्फ उसी दिन वहीं पे जनवरी फरवरी में हुई थी, उसके बाद वो बंद कर दिया। तो हमारे जो भारत का जो राजपत्र है उसमें बायोडिग्रेडेबल का जिक्र किया गया है, ये बताया गया है कि ये क्या चीज है और ये कैसे विघटित हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला को अपनाइए, जो तकनीक है इसको आपको अपनाना है और आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्लास्टिक जो बना रहे हैं, उनको आपको बताना है कि वो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। और सीपेट को भी बोला गया है और भी इस पे ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल को लेकर के और भी टेस्टिंग करनी है। तो हमारे स्टेट सीपेट को बोला गया कि आप ये सारे टेस्टिंग अपने यहाँ अवेलेबल करवाएं। जब यहाँ आने से पहले हम आपके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें खंगाल रहे थे जी। तो 1 जुलाई की एक तस्वीर दिखाई दी जी। उस तस्वीर में आप छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगम के कुछ लोगों के साथ खड़ी हैं। जी। हाथ में आपके एक कैरी बैग है, जूट का थैला। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो कपड़े का थैला है, लिखा हुआ है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हाँ जी। क्या लगता है प्रदेश के लोग खरीद सकते हैं? नहीं, क्या नहीं, किसी नहीं। सामान्य रेट में वो मिल सकता है? नहीं, जी। वो सबके लिए वो इतना महंगा थैला है, वो सब लोग नहीं खरीद सकते। एक सामान्य थैला जो हम बहुत पहले अपने घर में बनाते थे, अपने घर के पुराने कपड़ों से, हमारी मम्मी हमको भी बना के देती थी, हम सब्जी भी लेके जाते थे। हाँ, तो वो एक है कि आप उसको ले सकते हैं। लेकिन वो जो जूट का थैला था, और निगम ने प्रोग्राम करवाया था वहाँ पे, एक उसमें मुझे भी बुलाया था, तो मैं गई थी उसमें। उन्होंने वहाँ पे जूट का थैला था, उसमें गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। तो क्या कुछ आपने कुछ चर्चा नहीं की, क्योंकि इतना महंगा है, लोग आसानी से इसको नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, तो इसकी जगह क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की नगर निगम और आपके बीच में? बता रहे थे कि बहुत महंगा थैला है, कुछ 450 रुपए की कॉस्टिंग भी बता रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आप अपनी तरफ से कुछ अपने नॉलेज नहीं शेयर किया कि नहीं ये आम आदमी नहीं खरीद सकता है, इतना आसान नहीं इसको खरीद पाना, क्योंकि 450 रुपए का यदि कोई बैग खरीदेगा तो आम जनमानस कैसे जीविकोपार्जन कर हमारी पहुंच से दूर है कि हम उतना महंगा थैला लेकर के सब्जी खरीदने के लिए जाएं या बाजार जाएं। लेकिन हाँ, उससे एक सस्ता प्रोडक्ट है, हमको विकल्प पे जैसे बात करनी चाहिए तो हमको ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल लेना चाहिए। ये एक इजी वे है, आप उसको अपनी जेब में भी रख लो, गाड़ी में भी रख लो, कहीं पे भी रख लो, क्योंकि अगर विकल्प है, प्लास्टिक आज सभी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक जरूरत नहीं है, लेकिन उसका उचित ढंग से, सही तरीके से हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, और विकल्प के तौर पे और एक सस्ता भी बोल सकते हैं। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल पर और भी हमने कुछ डेटा खंगाला जी। तो ये लग रहा था कि उसको बहुत ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक किसी रखे हुए स्थान पर ही डिग्रेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है सरकार या व्यापारी मंडल को। जी, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको जैसे आज आपको इस्तेमाल करना है या जैसे किसी को भी इस्तेमाल करना है, आप उसको अपने घर पे रख सकते हैं। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है, जो हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और जो हजारों साल तक खत्म नहीं होता है, ये एक ऐसा प्लास्टिक है कि अगर आपके पास रखा हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आप बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक को अपने पास ज्यादा दिन रखते नहीं है, किसी भी कैरी बैग का जिसकी नहीं रखते, इसी वजह से तो ये इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया है कचरे का। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसा है, यूज एंड थ्रो। आपने उस प्लास्टिक को इस्तेमाल किया, अगर आपने उसको फेंका तो ये है कि वो 90 दिन के बाद उसमें वो डिग्रेशन उसका चालू, यूज एंड थ्रो। अगर आपने इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया है तो वो, और जब इसको अगर गाय भी खाती है तो गाय भी इस प्लास्टिक को, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल को डाइजेस्ट कर लेती है। जैसे नॉर्मल प्लास्टिक गाय की अतड़ियों में जाके फंस जाता है, तो गाय इसको डाइजेस्ट कर सकती है, और गाय को उस जो नॉर्मल प्लास्टिक से, पारंपरिक प्लास्टिक से जो नुकसान होता है वो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल अगर वो बाई चांस गलती से खा जाती है, लेकिन हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।
तो लेकिन होता है सब, कितने लोगों को बताएंगे, इतने साल से तो हम बता ही रहे कि नहीं फेंके नहीं फेंके, लेकिन अगर होता ही है, लेकिन अगर उसको जानवर भी, कोई भी जानवर खाता है तो वो उतना दुष्प्रभाव जो नॉर्मल प्लास्टिक छोड़ता है वो दुष्प्रभाव गाय के शरीर को नहीं पड़ता है। ठीक है, एक सवाल और लूंगा, नॉन वेन और बायोडिग्रेडेबल दोनों का प्रयोग होना चाहिए। दोनों में से अगर हम ये करें, क्योंकि नॉन वेमन का प्रयोग जहर है, नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हम दूसरा एक उपाय ला रहे हैं, ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल। तो दोनों में कितना अंतर है, खास करके राशि को लेकर के? नहीं है ज्यादा अंतर मेरे ख्याल से। अगर कॉस्टिंग पे बैठेंगे निकालेंगे, ये तो जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो ब्रांड ओनर है, अगर वो निकालेंगे तो मेरे ख्याल से वो उससे सस्ता पड़ेगा। लेकिन इनको लगता है कि हमारा ब्रांड है, हमारा इमेज है, हमको वो बरकरार रखनी है, तो आप वो बरकरार रखिए, लेकिन बायोडिग्रेडेबल इस्तेमाल करके भी रखिए और पर्यावरण को भी बचाइए। आप अपनी इमेज को, अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इमेज को बना के रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक अंतिम सवाल लूंगा लक्ष्मी जी आपसे। एक पर्यावरण संरक्षक होने के नाते आप प्रदेश की जो सरकार है, सकारात्मक पहल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को इस जो सिंगल प्लास्टिक बैन हुआ है उसको लेकर आप सकारात्मक पहल पर क्या कहना चाहेंगी? व्यापारी संघ को आप क्या कहना चाहेंगी? और पूरे विश्व भर के आम जनमानस को सकारात्मक पहल के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक करके चारों पॉइंट का जवाब दे दीजिए। सरकार से तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो जागरूकता अभियान चलाएं, जो उनको बहुत पहले चलाना था, लेकिन अभी तक के कहीं पे भी कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। ठीक, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जी। ठीक, और उसके बाद उनको विकल्प भी बताना चाहिए उस जागरूकता अभियान में। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है, एक इस तरह का मतलब इस तरह का आपने डर पैदा कर दिया है कि कोई जो कोई अच्छी चीज भी इस्तेमाल कर रहा होगा ना, तो उसको भी डर लग रहा है कि हम पता नहीं हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक वो जो डर है वो सरकार को खत्म करना चाहिए, एक अच्छी चीज बता करके विकल्प भी बताना चाहिए आम जनमानस के लिए। ये है कि आप प्लास्टिक को, ठीक है जरूरत की चीजें हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जरूरत की चीजें नहीं आज, लेकिन आप ये है कि आप उसको तरीके से इस्तेमाल करें, रीयूज करें, प्रयास करें। घर से निकले तो कपड़े का थैला आपके पास मौजूद हो। चले, अगर आपके घर में प्लास्टिक है, सभी के पास होता है, तो एक छोटा सा अगर आप फोल्ड बना के अपनी डिग्गी में डाल दो ना। हम बिना गाड़ी के तो आज कहीं से चलते नहीं है, आपको जेब में भी रखने की ठीक है। व्यापार मंडल को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना ईपीआर में रजिस्ट्रेशन करवाइए, सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन करवाइए और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपका प्लांट कभी भी बंद नहीं होगा। मेरे ख्याल से परेशानी का वजह यही है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी शर्मा जी, आपने अपना मूल्यवान समय दिया। जैसा कि आपने देखा कि हमने आज प्लास्टिक, जो सिंगल बैन प्लास्टिक बंद कर दिया गया पूरी तरीके से 1 जुलाई से प्रतिबंधित है देश भर में, उस विषय को लेकर के आज हमने चर्चा की कि क्या उसके उपाय हैं जिससे रोजगार भी खत्म न हो, कंपनियां भी बंद ना हो, लोगों को जो है इससे फायदा मिले, लोगों का रोजगार यूं ही सुचारूबद्ध तरीके से चले। तो क्या इसके दूसरे उपाय हैं, उस विषय पर चर्चा की गई। किस तरीके से यूज होना चाहिए प्लास्टिक, उस पर बातचीत की गई। बायोडिग्रेडेबल कितना लाभप्रद है हमारे लिए, उस पर बातचीत की गई। व्यापार मंडल के लिए कितना ये लाभप्रद है, किस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, उस विषय पर बातचीत की गई। किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है, उस विषय पर बातचीत की गई। हमारे साथ लक्ष्मी शर्मा जी थी जिन्होंने सभी प्रश्नों का बखूबी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ प्लस 21 के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद।